वेलकम टू एग्जाम तक। जैसे कि पता है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के प्रत्यय के सभी प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो इजी टू मॉडर्न मैंने प्रश्न दिए हैं। अगर आप 25 में से 25 प्रश्न हल कर लिए जाएंगे तो आपके एग्जाम में 100% 30 में से 29 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ हर प्रकार के लेवल को मेंटेन किया है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आपको ईमानदारी से वीडियो लास्ट तक देखना है और आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना है। हाँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई है। CTET की देखना चाहते हैं वो मिल जाएगी आपको, MPTET की वो मिल जाएगी, रीट की आपको मिल जाएगी। सभी की प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुक्ला इत्यस्मिन् प्रत्यय का प्रत्यय। शुक्ल में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड? तो शुक्ल में घई प्रत्यय है फ्रेंड्स। शुक्ल में घई प्रत्यय है। अब तुमुन किस में होता है? पठितुम में तुमुन होता है। वान में सानच मतलब वान में मतो प्रत्यय होता है। माना में सानच प्रत्यय आता है फ्रेंड। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। हितम अत प्रकृति प्रत्यय स्तव। हितम में कौन सा प्रत्यय फ्रेंड? तो आपके हिसाब से ही प्लस कत आएगा, धी प्लस कत आएगा, धा प्लस कत आएगा, हिम प्लस कत आएगा। तो आई हो फ्रेंड, आपने आपके हिसाब से आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर आएगा हितम में धा प्लस कृत प्रत्यय आएगा। धा प्लस कृत, ये आपका गलत हो सकता है, आपने गलत कर दिया होगा। हाँ, हितम में सी नंबर एकदम सही आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितवान मतलब कित प्रत्यय किसमें, कित प्रत्यय का शुद्ध किसमें होगा फ्रेंड? आपको ये बताना है। तो शुष्क, शुष्क में क्या होता है फ्रेंड्स? शुष्क में सु धातु कृत प्रत्यय होता है। छिन्न में भी छा धातु कृत प्रत्यय, पठता में भी कृत प्रत्यय, भोग में भोगा में घई प्रत्यय होता है फ्रेंड्स। इसमें घई प्रत्यय होता है, इसलिए वाला सही जाएगा। इसमें घई प्रत्यय होता है। भोगा तो अशुद्ध है, डी नंबर एकदम सही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से असुमिलित पद्मस्ती। कौन सा असुमिलित है आपको बताना है। जन रुड़ल जनका, मतलब जनका में कौन सा प्रत्यय है? जन धातु है, रुड़ल प्रत्यय एकदम सही आंसर है फर्स्ट का। विद में सिद्ध धातु विद्यमान प्रत्यय, तो विद्यमान में विद और सिद्ध धातु है। अब लब में यत, यत है, ये रड़त नहीं जाएगा। लब में यत धातु और लभ्यम ये वाला जाएगा, तो ये वाला गलत है फ्रेंड। सी एकदम सही जाएगा। बंधु में तल प्रत्यय बंधुता एकदम सही आंसर जाएगा। 4 का सी एकदम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी प्लस रज घई भवती, तो घई प्रत्यय किसमें है फ्रेंड? तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर जाएगा विसर्ज। विसर्ज ये वाला, विसर्ज या विसर्ग, तो घई प्रत्यय डी नंबर में जाएगा। विसर्ग में घई प्रत्यय फ्रेंड्स। शिष्य इत्यत प्रकृति प्रत्यय। शिष्य में कौन सा प्रत्यय है? सास प्लस कैप, सिस प्लस कैप, सिस प्लस यत या सास प्लस या। तो आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जाएगा सास प्लस कैप। सिस में सास प्लस कैप ये वाला प्रत्यय आएगा। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है इन प्रश्नों का। शिक्षका इत्यस प्रकृति प्रत्यय। शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? सास प्लस रुल, सिक्स प्लस लुट, सिक्स प्लस अक, सिक्स प्लस रुल। तो शिक्षिका में फ्रेंड्स 6 प्लस रुल ये वाला प्रत्यय है। जिन लोगों ने 7 का डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। हाँ, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। राज प्लस घई प्रत्युत पद किम। राग यही में कौन सा प्रत्यय है? राजा, रोगा, सर्वे या रागा। तो फ्रेंड्स राग में आएगा राज धातु और घई प्रत्यय। बाकी सारे गलत है फ्रेंड्स। जिनने 8 का ए आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यजमान पते का प्रत्यय। यजमान में कौन सा प्रत्यय है? कितवतु, मतुप, सानच, लुट। तो यजमान माना हमें सानच प्रत्यय जाएगा फ्रेंड। सत और सानच वर्तमान के उदाहरण रहते हैं। तो जिन लोगों ने यजमान का सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। भूतकाले प्रयोगे कस्य प्रत्यय प्रयोग न भवती, मतलब भूतकाल में किस प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था सत और सानच।
सत और सानच दो ऐसे प्रत्यय हैं जिनका वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। बाकी कृत्वा, कित और ल्यप ये तीनों हैं भूतकाल वाले प्रत्यय। तो कृत्वा, कित और ल्यप ये भूतकाल वाले प्रत्यय हैं, सत और सानच वर्तमान काल के प्रत्यय हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। स्मृद्धन कृत्वा अत प्रत्यय पद अस्ति। स्मृत्वा में कौन सा पद है? तो स्मृत्वा, स्मृत्वा, सर्मत्वा, स्मृत्वा। करेक्ट आंसर जाएगा डी वाला स्मृत्वा। स्मृद्धन कृत्वा अत प्रत्यय पद ही है स्मृत्वा। जिनने 11 का डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितन प्रत्यय अशुद्ध पदानाम समूह अस्ति, मतलब कितन प्रत्यय किसमें नहीं है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, गति में कितन प्रत्यय है, दृष्टि में है, कृति में है, ये सही है फ्रेंड्स। उक्ति में है, मति में है, नीति में है फ्रेंड्स। अब वृत्ति में कितन प्रत्यय नहीं है फ्रेंड्स, गतवती में भी नहीं है और श्रीमती में भी नहीं है, ये वाला सही आंसर जाएगा अपना। बाकी इन सभी में कितन प्रत्यय है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोढ़म अत प्रकृति प्रत्यय को सहधंतुम, सोधंतुम, सहधंतुम, सहधंतुमुन। अच्छा सी नहीं आएगा। देखिए सी और डी में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है। सी में यहाँ पर ये नहीं लगा इसलिए गलत हो जाएगा। तो डी एकदम सही आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। सोढ़म सहधंतुमुन बराबर सोढ़म होता है। इसमें ये वाला प्रत्यय जाएगा फ्रेंड्स। सोढ़म में सहधंतुमुन बराबर सोढ़म, ये प्रत्यय कौन सा? सोढ़म का सहधंतुमुन प्रत्यय फ्रेंड्स। जेता अत्र प्रकृति प्रत्यय अस्ति। जेता में कौन सा प्रत्यय जाएगा? जी धन कित, जी धन त्रिच, जी धन तल, जा धन त्रिच। तो जेता में जी धन त्रिच ये वाला जाएगा फ्रेंड्स, जी धन त्रिच जाएगा। जेता में जी धन त्रिच आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिश तब्यत किम भवेत। त्रिश तब्यत, त्रिश धातु है, तब्यत प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा जाएगा फ्रेंड्स? तोष्टव्य, तुष्टव्य, तुष्ट या तोषणीय। तो फ्रेंड्स इसमें जाएगा तोष्टव्य, ये वाला जाएगा एकदम सही आंसर। त्रिश धातु तव्यम किम भवेत, तो तोष्टव्य प्रत्यय जाएगा। बुद्धिमान सबे, बुद्धिमान शब्द प्रत्यय अस्ति। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय जाएगा फ्रेंड्स? तुमुन, मतुप, सानच, कितवतु। तो बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय जाएगा फ्रेंड्स। मान में मतुप जाएगा, माना होता तो सानच प्रत्यय आता। तो जिन लोगों ने 16 का बी आंसर दिया है एकदम जबरदस्त आंसर है फ्रेंड्स। तो आपको प्रश्न कैसे लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेवल काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। अगर आपके 25 में से 24 या 25 आ रहे तो ये सोच लीजिए आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है वर्णमाला का, वो वाला देख लीजिएगा। उससे आपके वर्णमाला के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, इससे आपके प्रत्यय हो जाएंगे। बाकी अगला वीडियो में संधि पे बनाऊंगा फ्रेंड्स, तो आपको संधि के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। त्यक्तवान इत्यत प्रत्यय अस्ति। त्यक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? वतुप, मतुप, कितवतु, सानच। तो फ्रेंड्स त्यक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? वान। वान में मतुप प्रत्यय आएगा फ्रेंड्स। नहीं, त्यक्तवान, वान है तो कितवतु प्रत्यय जाएगा फ्रेंड्स। वान में कितवतु प्रत्यय जाएगा। मतुप तो अभी आया था, किसमें मैंने बताया था जैसा कि आपको, बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय आएगा, वान में कितवतु जाएगा। दुष्धन लुट किम भवेत। दुष धातु लुट प्रत्यय किसमें आएगा? दोषणाम, दुषणम, देष्टि, दुष्टि। तो दुष धातु लुट प्रत्यय द्वेषणम में आएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर लोगों का द्वेषणम। विद्वान पदे प्रकृति प्रत्यय का अस्ति। विद्वान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने अभी आपको बताया था विद्वान में विद धातु सत प्रत्यय, मैंने आपको बताया भी है। विद धातु सत प्रत्यय विद्वान में आएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रणम शब्द प्रकृति प्रत्यय कहा। प्राधातु ढ़त प्रत्यय यत नहीं, गलत आएगा। प्राधातु नम प्रत्यय लेत ढ़प गलत है। प्रा नम प्लस यत, प्राधातु नम, प्राधातु नम शब्द है लेप प्रत्यय, डी एकदम सही आंसर जाएगा। प्रणम में डी आंसर एकदम सही जाएगा। अवतार इत्यत कहा प्रत्यय। अवतार में कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय, अग प्रत्यय, अण प्रत्यय, कित प्रत्यय। अवतार में फ्रेंड्स अवतार, अवतार में कित प्रत्यय आएगा फ्रेंड्स, कित प्रत्यय। दाधन कित किम भवे। तो दाधन कित में कौन सा है? दाता है, दानम है, दत्ता है, दंता है।
तो दा धन कितने हैं, दत्ता प्रत्यय आएगा फ्रेंड, दा धातु और कित प्रत्यय दत्ता में आएगा। मृज धनड़त अत्र किम भवेत्, तो मार्ग मृज आएगा, मार्ग्यम आएगा, मार्ग्यम आएगा, तो मार्ग्यम आएगा फ्रेंड, इसमें मृज धातु ऋत प्रत्यय मार्ग्यम में आएगा। शुष्क पदे प्रत्यय कहा, शुष्क में कौन सा प्रत्यय आएगा, घई रुड़ल कित्वा कित, तो शुष्क में कित प्रत्यय आएगा फ्रेंड्स, कित जन्य दी एकदम सही आंसर है। प्रसन्न अत्र प्रत्यय प्रकृत, प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय आएगा फ्रेंड, तो प्रसन्न में है कित प्रत्यय आएगा, ये ओनली ये बिंदी नहीं रहेगी, कृत प्रत्यय आएगा। तो यहाँ पर आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको प्रश्न कैसे लगे इनका भी बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेलकम टू एग्जाम तक। सके पता है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के छंद लेकर के आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, संस्कृत के छंद को मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बताऊँगा, तो आप देखिएगा, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्रेंड, क्योंकि मैं अच्छे से आपको पहले डिफाइन करूँगा, फिर इससे आने वाले प्रश्न आपको बताऊँगा, तो आपको पहले लक्षण समझ में आ जाएंगे, तो प्रश्न भी आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं संस्कृत के छंद। तो जो संस्कृत में वर्णिक छंद रहता है, संस्कृत में छंद दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में मात्राओं से गिनती की जाती, तो वो तो आप लोगों ने देखा होगा और बनता भी होगा आपसे। आज मैं आपको वर्णिक छंद लेकर के आया हूँ। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंद में गण होते फ्रेंड्स, तो वो गण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, यमा तराज भान सलगा, ये फॉर्मूला रहता है। अब 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो वर्ण अलग होते हैं, गण अलग होते हैं, मात्राएं अलग होती हैं। इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले यमाता यगण बोलते हैं इसको। और यगण में देखिए, या में सिंगल मात्रा है, या सिंगल है, और माँ डबल है और डबल है, तो इसलिए मात्रा ये वाली जाएगी यमाता में, पहले लघु फिर गुरु फिर गुरु, ये जाएगा फ्रेंड। मातारा, मातारा मगड़ को सभी गुरु आएंगे फ्रेंड्स, मगड़ में सभी गुरु आएंगे। फिर तराज, तराज में क्या रहेगा, गुरु गुरु लघु, तगड़ बोला जाता है इसको। फिर रगड़ में क्या रहता है फ्रेंड्स, रगड़ में गुरु लघु गुरु। फिर जगण, जगण में रहता है लघु गुरु लघु। फिर आता है भगण, भगण में रहता है गुरु लघु लघु। फिर आता है नगण, नगण में सभी लघु रहते हैं, सभी लघु रहेंगे नगण में, सभी लघु। और फिर आता है सगण, सगण में 2 लघु और 1 गुरु होता है। तो इसी प्रकार से आपको अभी छंद के बारे में बताऊंगा, तो ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। चलते छंदों के बारे में पढ़ने को। तो सबसे पहला छंद होता आर्य छंद। आर्य छंद में आपको पहचान करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आर्य छंद में चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं। मतलब इसमें चारों चरणों में जहाँ पर असमान वर्ण पाए जाएंगे वहाँ पर आर्य छंद होता है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं पाई जाती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं पाई जाती हैं, वहाँ पर आर्य छंद होता है। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं पाई जाती हैं। दूसरे चरण में कितनी, 18 मात्राएं पाई जाती हैं। और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइप का ये प्रथम तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ में 15, यानी कि जब जहाँ पर सारे असमान वर्ण हों, इसको एक मात्रिक छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। ये एक मात्रिक छंद रहता है आर्य छंद। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा आर्य छंद के बारे में। अपन दूसरे छंद पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आता अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 वर्ण रहते हैं, और मतलब 4 पंक्ति रहती हैं, 8 वर्ण रहते हैं प्रत्येक पंक्ति में। 8 वर्ण प्रत्येक पंक्ति, यानी 4 पंक्तियों में 32 वर्ण पाए जाते हैं। जब पाए जाएंगे वहाँ पर आपको अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। आपको केवल यही काउंट करना है, जहाँ पर वर्णों की संख्या 32 होगी वहाँ आपको बिन देखे लगा देना अनुष्टुप छंद होगा। अब इसके बाद
जहाँ पर 11-11 प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण आएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11 वर्ण में 3 प्रकार के छंद पाए जाएंगे। जहाँ 8 वर्ण आएगा तो आप तो लगा देंगे अनुष्टुप छंद। अब लेकिन यहाँ पर आपको आएगा 11 वर्ण आएंगे, तो आपको 11 वर्ण में क्या रहेगा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद। तो इंद्र वज्रा में क्या है, जैसे ही पद की स्टार्टिंग में गुरु आएगा, जैसे पद के स्टार्टिंग में गुरु आएगा तो वहाँ पर आपको गुरु आएगा और 11 वर्ण आएंगे, तो वहाँ पर आपको लगाना है इंद्र वज्रा। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। जैसे स्टार्टिंग में गुरु आएगा तो आपको वहाँ लगाना है इंद्र वज्रा, और इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में लघु आता है तो वहाँ पर आपको लगाना उपेंद्र वज्रा। तो 11 वर्ण और गुरु, 11 गुरु इंद्र वज्रा, 11 लघु उपेंद्र वज्रा, और जिसमें पहला वर्ण गुरु, दूसरा लघु, शुरुआत की बात की जा रही, तीसरा गुरु, चौथा लघु, इस प्रकार के छंद उपजाति छंद कहलाते हैं। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। इसके बाद आता है वंशस्थ छंद। अब आते अपन 12 वर्ण पे। अभी अपन ने 11 वर्ण के पढ़े, अब वंशस्थ में 12 वर्ण रहते हैं, 4 चरण यानी कि 48, जहाँ पर 48 वर्ण पाए जाएंगे, 12 वर्ण। अब 12 वर्ण में आपको ये याद रहना चाहिए वंशस्थ में क्या होता है, वंशस्थ में जगण पाया जाता है। अब जगण क्या रहता है, यानी कि पहला वर्ण जो रहेगा लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु रहेगा, वहाँ पर वंशस्थ छंद, और 12 वर्ण पाए जाएंगे, वहाँ पर वंशस्थ छंद पाया जाएगा फ्रेंड्स। जहाँ पर शुरुआत होगी लघु गुरु लघु से, वहाँ पर वंशस्थ छंद होगा और वर्णों की संख्या 12 होगी। इसके बाद आता फ्रेंड्स द्रुत विलंबित छंद, जहाँ पर तीनों शब्द, तीनों वर्ण लघु लघु होंगे, यानी कि नगण पाया जाएगा, नगण पाया जाएगा, उस छंद को द्रुत विलंबित छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, द्रुत विलंबित छंद इसे कहा जाता है। अब इसके बाद आता फ्रेंड भुजंग प्रयाग छंद। तो भुजंग प्रयाग में यगण पाया जाता है। यगण में क्या रहता है कि पहला लघु फिर गुरु गुरु, तो इसको भुजंग प्रयाग कहा जाता है। सभी में वर्णों की संख्या, तो देखिए अब आपको याद रहना चाहिए वंशस्थ छंद में लघु गुरु लघु, तो वंशस्थ छंद आएगा। अब द्रुत विलंबित में तीनों लघु, तीनों लघु, भुजंग प्रयाग में पहला लघु फिर गुरु गुरु, तो ये भुजंग प्रयाग कहलाता फ्रेंड्स। आई होप आपको ये छंद भी समझ में आ गए होंगे। अपन चलते हैं अगले छंदों में। ये मैंने वही आपको एग्जाम्पल करने की कोशिश की, इनको याद कर लीजिएगा। वंशस्थ में पहला लघु गुरु लघु, तो वंशस्थ छंद आएगा, और द्रुत विलंबित में तीनों लघु, और भुजंग प्रयाग में पहला लघु गुरु गुरु, और भुजंग प्रयाग में चारों पंक्तियों में पहले पहले वर्ण यही आएंगे फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता फ्रेंड वसंत तालिका। अभी अपन ने पढ़े 12 वर्ण, अब 13 वर्ण का कोई भी छंद नहीं होता फ्रेंड्स, 13 वर्णों का कोई भी छंद नहीं होता है। अब इसके बाद आता है 14 वर्णों का। 14 वर्णों का छंद पाया जाता है वसंत तालिका, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 14 और 4 पंक्तियों में 56 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण और 4 पंक्तियों में 56 वर्ण होते हैं, वहाँ पर वसंत तालिका पाया जाता है फ्रेंड्स। तो अब आपको याद रखना है, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 15 वर्ण वाला होता है मालनी छंद। प्रत्येक पंक्ति में 15 और 6 और 4 पंक्ति में 60 वर्ण आएंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक में 15 और 4 में 60 वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका मालनी में हैं। अब 14 के बाद 15, अब 16 का कोई भी नहीं होता फ्रेंड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट आ जाता है 17 वर्ण का। 17 वर्ण में देखिए मंदाक्रांता, जहाँ पर सभी आएंगे कैसे मगड़ मगड़, यानी कि सभी गुरु गुरु आएंगे, तो मंदाक्रांता मतलब बड़ा आएगा। जहाँ पर बड़े आएंगे, तो जैसे मंदाक्रांता में भी बड़े से शुरुआत होगी, शिखरणी में छोटे से शुरुआत होगी। वर्णों की संख्या 17 पाई जाएगी, तो शिखरणी में वर्णों की संख्या 17 और मंदाक्रांता में वर्णों की संख्या 17 होगी, लेकिन गुरु से शुरुआत होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है शार्दुल विकीर्ण छंद। इसमें 19 वर्ण पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 19, प्रत्येक पंक्ति में 4 पंक्ति में 76, तो ये शार्दुल विकीर्ण छंद कहलाता फ्रेंड्स। तो आई होप अब इसके बाद आता है, ये आपको पता चल गया फ्रेंड्स, स्तरंगधरा। इसमें 21 वर्ण होते, 4 पंक्तियों में 84।
इसको स्कंदराज छंद कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहचान बताऊंगा छंदों की, आप खुद बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया। इसके बाद अपन करते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेंड, आपके सामने ये आ गया छंद, तो अब आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 वर्ण हैं। अब 17 वर्ण यहाँ पर हैं, तो आपको क्या देखना है, 17 में दो पाए जाते हैं, एक मंदाक्रांता पाया जाता है और दूसरा क्या, शिखरणी पाया जाता है। तो शुरुआत देखनी है आपको, शुरुआत लघु से हो रही है यानी कि शिखरणी छंद होगा। तो आई होप 17 वर्ण में इसमें आप शिखरणी छंद लगा सकते हैं। अब देखिए अगले में मैंने ये, आप इसको कहेंगे ये शिखरणी छंद है फ्रेंड्स। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 17 वर्ण है तो शिखरणी छंद आएगा। आपको ऐसे पहचान करनी है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, इस छंद में इसमें कौन सा छंद पाया जाएगा, आपको वर्ण काउंट करना है। वर्ण है 17, तो आपको शिखरणी छंद लगा देना बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इसको, सबसे पहले वर्ण काउंट करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक में 12 वर्ण, एक में 12 यानी कि 4 पंक्ति में 48। अब 12 वर्ण के कितने हैं, अब 12 वर्ण की मैंने आपको कितने बताए थे, 12 वर्ण के 48। तो देखिए आपको बता दूं, यहाँ से 12 चौको 48, ये मैंने बताए थे वंशज छंद, द्रुत विलंबित तो भुजंग प्रयाग। तो अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, अब वहाँ पे आपको चेक करना है फर्स्ट लाइन में क्या ऐसा आता है, लघु गुरु लघु आता है, या लघु 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 आता है, या लघु गुरु गुरु आता है। देखिए अगर लघु गुरु लघु आता है तो वंशज छंद जाएगा, कि तीनों लघु आएंगे तो द्रुत विलंबित, और तीनों वैसे आएंगे तो भुजंग प्रयाग। आपको ये पता चल गया 12 वर्ण हैं तो ये 3 छंद में से कोई एक होगा। अब देखिए अपन चेक करते फ्रेंड्स। अब देखिए 12 वर्ण हैं तो 3 में से, अब देखिए आपको क्या देखना है, लघु लघु लघु। देखिए यहाँ पर लघु 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 लघु, यानी कि सभी में यहाँ पर लघु लघु आ रहा है। तो कौन सा, द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा फ्रेंड्स। द्रुत विलंबित 12 वर्ण और सभी में लघु, तो इसको द्रुत विलंबित छंद कहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर है लघु गुरु लघु, तो कौन सा कहलाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए लघु गुरु लघु में कौन सा है, देखिए आप पहला है, पहले में आप लगा सकते हैं द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित। अब दूसरे में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ लघु गुरु लघु, तो वंशज छंद लगाइए आप। यहाँ पर देखिए आपको, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल, तो दूसरा वाला, पहला वाला क्या है, पहले वाले छंद में आप लगा सकते हैं द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद। दूसरा है, दूसरा आपका क्या, वंशज छंद, वंशज छंद। तो आपको ऐसे लगा देखना है फ्रेंड, लक्षण अगर आपको याद हैं तो आप सही कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए अगला वाला देखते हैं अपन। मैंने उसी का लिखा है कि यहाँ पहले वाले में द्रुत विलंबित आएगा और दूसरे में क्या आएगा, वंशज छंद आएगा। दूसरे वाले में वंशस्थ आएगा। वंशस्थ क्यों आया, क्योंकि इसका है लघु गुरु लघु, इसकी ऐसे पहचान होती फ्रेंड्स। और इसमें लघु 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 यानी कि इसको नगण कहा जाता है। नगण में तीनों लघु आते द्रुत विलंबित, और इसमें वंशज छंद आता है फ्रेंड। अब देखते अगला वाला। वंशस्थ नहीं आएगा फ्रेंड्स, उसमें मैंने एक लाइन करके बताया था। तो बिंदी के उससे भुजंग प्रयाग छंद हो जाता है, मतलब लघु गुरु लघु यानी अगड़ आता है तो भुजंग प्रयाग छंद लगा लीजिएगा, वो गलती से हो गया। अपन चलते हैं दूसरे में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको काउंट करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 चौको 76। तो इसको क्या कहेंगे, शार्दुल विकीर्णित छंद, डायरेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको 19 वर्णों वाला एक ही छंद है, शार्दुल विकीर्णित छंद, शार्दुल विकीर्णित छंद 19 वर्णों वाला। देखिए ये मैंने लिखा भी है शार्दुल विकीर्णित छंद, और मैं आपको पुरानी PDF में दिखाई दे रहा हूँ शार्दुल विकीर्णित छंद ये है।
19 वर्ण 4 पंक्ति टोटल 76, तो शार्दुल विकीर्णित छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। ये शार्दुल विकीर्णित हो गया आपका, ये लिखा भी मैंने, शार्दुल विकीर्णित छंद कहला जाएगा फ्रेंड्स ये। चलते हैं अगले पे, इसको चेक कीजिए फ्रेंड्स। अब आप बताइए क्या होगा। देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का क्या रहता है फ्रेंड्स, मालनी। 15 चौको 60, तो 15 वर्ण का एक ही छंद है, इसको मालनी छंद कहा जाता है फ्रेंड्स, मालनी छंद। देखिए शायद एग्जाम्पल में मैंने लिखा भी हो। काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आ गई फ्रेंड्स, एक बार नीचे के पंक्ति काउंट कर लेते हैं, थोड़ा सा पद सही नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहाँ पे गलती हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा इसको नहीं जोड़ा जाता है, इसको नहीं जोड़ा जाता, 14 छंद है। अब 14 वर्ण है तो 14 चौको 76, इसमें 3 पाए जाते हैं, 14 वर्ण में 3 पाए जाएंगे। कौन कौन, वंशस्थ। देखिए 14 वर्ण में 3 पाए जाएंगे, मैं आपको दिखा दूं। 14 वर्ण में ये 3 है, वंशस्थ है, 12 का है, 14 में बसंत तालिका। 14 का केवल एक ही रहता है फ्रेंड, उसको बसंत तालिका वर्ण कहा जाता है। चौदह वर्ण वाले को बसंत तालिका कहा जाता है फ्रेंड्स, बसंत तालिका। 14 का केवल एक ही है, बसंत तालिका छंद। 14 वर्ण वाले को बसंत तालिका छंद कहेंगे फ्रेंड्स। वर्णों का थोड़ा सा लिखने में था, इसलिए वर्णों में थोड़ा सा दिक्कत गई। अब इसको देखिए, इसमें नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए फ्रेंड, इनमें यहाँ से मतलब दोनों 4 पंक्ति हैं तो ये अलग अलग हैं। तो देखिए इनका काउंट करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वर्ण के रहते हैं फ्रेंड्स, जो 11 वर्ण के रहते हैं, वो 11 वर्ण के 3 रहते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। तो अब इंद्रवज्रा में क्या रहता है फ्रेंड्स, जहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है, बड़े अक्षरों से, वहाँ पर इंद्रवज्रा। जहाँ शुरुआत छोटे अक्षरों से, वहाँ पर होता है उपेंद्रवज्रा। देखिए मैं आपको एक बार और एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। 11 वर्ण वाले ये हैं, 11 वर्ण वाले वर्ण होंगे, टोटल 44 आएंगे। जहाँ गुरु से शुरुआत होगी इंद्रवज्रा, लघु से शुरुआत होगी उपेंद्रवज्रा। तो देखिए यहाँ गुरु किससे शुरुआत हो रही है, यहाँ पर शुरुआत हो रही फ्रेंड। देखिए मैंने यहाँ नाम भी लिखा है, तो यहाँ पर शुरुआत हो रही गुरु से, तो इंद्रवज्रा छंद। सभी में शुरुआत गुरु गुरु से इंद्रवज्रा छंद, सभी में शुरुआत लघु लघु से तो उपेंद्रवज्रा छंद। यानी कि वर्ण होंगे 11, 11 चौको 44 तो उपेंद्रवज्रा, और एक समान वर्ण जाएंगे, मतलब जहाँ शुरुआत गुरु से होगी इंद्रवज्रा और जहाँ शुरुआत लघु से उपेंद्रवज्रा, यहाँ भी इसमें 11 वर्ण रहेंगे। और सभी की लाइन में क्या आएगा, गुरु गुरु आएगा तो इंद्रवज्रा, लघु आएगा तो उपेंद्रवज्रा, और जब दोनों मिक्सअप आएंगे तो उपजाति कहलाता फ्रेंड्स वो। अब देखिए ये भी वही है, इंद्रवज्रा सभी में। अब ये वंशज छंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जगण से शुरुआत होती है तो वंशज छंद जाएगा। अब ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से लास्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं, 12 जगण जहाँ पाया जाएगा तो वंशस्थ होगा, यगण भुजंग में होगा, नगण द्रुत विलंबित होगा फ्रेंड्स। 11 में अगर गुरु से शुरुआत होगी तो इंद्रवज्रा, लघु से उपेंद्रवज्रा, और लघु गुरु रहेगा तो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा दोनों तो उपजाति हो जाता फ्रेंड्स।
अब स्तरग्धरा में 21 वर्ण होते हैं, शार्दूल विकीर्णित में 19 होते हैं, 17 वर्ण के 2 रहते हैं, जहाँ गुरु से शुरुआत मंद्राक्रांता, लघु से शुरुआत त्रिकर्णी और 15 वर्ण का एक ही होता मालिनी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने छंद के सारे प्रश्न प्लस एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। तो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ज़रा भी हेल्पफुल वीडियो लगा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेलकम टू एग्जाम तक सभी पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रीड का क्रैश कोर्स संस्कृत भाषा के समास प्रकरण के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने प्रत्यय के, संधि के और वर्णमाला के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अब अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समास से प्रश्न आते हैं, तो ये वाले आपको लिए रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स। आप बताइएगा, मैं आप लोगों के सामने 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप बताइएगा आपके 25 में से कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं आप, 25 में से आपके कितना स्कोर प्राप्त हो रहा है वो ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं और सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी नई जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। आपको सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगी। समाज का भी वीडियो बना है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 25 तक आपके कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अनुरूपम इति पदस्य समास विग्रह भवति। अनुरूपम में कौन सा समास होगा? आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव हैं, 4 ऑब्जेक्टिव में बताइए अनुरूपम में कौन सा होगा। अनुप्रूपम, योग्यम रूपम, रूपस्य योग्यम, योग्यता रूपम। तो फर्स्ट का रूपस्य योग्यम एकदम सही आंसर जाएगा। रूपस्य योग्यम फर्स्ट का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो जिनने अनुरूपम का ए नंबर आंसर नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी दिया है, उनका एकदम सही आंसर है रूपस्य योग्यम जाएगा। निर्दोषम इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। निर्दोषम में कौन सा समास है? दोषयुक्तम, दोषाण भाव अभाव, निर्दोष होता है दोषण युक्ता है। तो निर्दोष का आ जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर का दोषणाम अभाव। निर्दोषम में दोषणाम अभाव ये समास विग्रह जाएगा। 2 का बी नंबर जिनने आंसर दिया एकदम सही आंसर है। बंधन मुक्त इति पदे समास अस्ति। बंधन मुक्त में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। तो बंधन से मुक्त, तो बंधन से मुक्त किस में जाएगा? तो पंचमी तत्पुरुष में जाएगा फ्रेंड्स। बंधन से मुक्त पंचमी तत्पुरुष। संस्कृत कते समास कति विधि। संस्कृत में समास की कितनी विधि हैं? सप्त, अष्ट, पंच, षट। तो संस्कृत में जैसा कि मैंने आपको बताया है 5 विधि। केवल समास होता है एक, और फिर 4 समास मैंने आपको वो बताए हैं। तो 4 समास वो होते हैं और केवल समास होता है। तो संस्कृत समास की कितनी विधि हैं? 5 विधि हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स। ध्यान मग्न में समास है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको बताया है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास होता है, और जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा और द्वितीय शब्द संज्ञा का होगा वो भी अव्ययभाव समास होता है, और जिसमें उपमान और उपमेय की बात होगी वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिसमें उभय पद यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो 5 का सी जाएगा। ध्यान में मग्न तो सी यानी तत्पुरुष समास। जिनने 5 का सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर लोगों का। संगीत साधनम पदे समास अस्ति। संगीत साधन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 6 का जाएगा संगीत साधन। 6 का तत्पुरुष समास, संगीत में साधन, तत्पुरुष समास एकदम सही आंसर जाएगा। नीति निपुण इति पदे समास अस्ति। नीति निपुण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो 7 में नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो नीति में निपुण यानी कि तत्पुरुष समास। मैंने कर्मधारय में क्या बताया आपको? विशेषण विशेष की बात होगी, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास में अव्यय पद आएगा
और दूसरा कहाँ पर अव्यय रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा प्लस संज्ञा की बात होगी, वहाँ अव्यय हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची आएगा और संख्या के बाद क्या जाएगा, समूह का बोध कराएगा, वहाँ पर द्विगु समास पाया जाता फ्रेंड्स। रत्नाकर इति पदे समास अस्ति, रत्नाकर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़ के उत्तर पद में प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास पाया जाता है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची रहेगा, संख्यावाची होने के साथ साथ समूह का बोध कराएगा, तो समूह का बोध कराएगा वहाँ द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे, यानी कि माता पिता दिन रात, इस टाइप के द्वंद्व समास में आएंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास रहता है। तो रत्नाकर, रत्नाकर में तत्पुरुष समास जाएगा फ्रेंड्स, रत्नाकर मतलब समुद्र की बात हो रही है, तो तत्पुरुष समास जाएगा। 8 का डी आंसर एकदम सही रहेगा। हरे सादृश्यम विग्रह पद का, हरे सादृश्यम का समास विग्रह क्या होगा, सहरी सहरी सहरे सहरी, तो हरे सादृश्यम का समास विग्रह होगा सहरी, ये वाला जाएगा, ये डी नहीं जाएगा, बी नंबर का एकदम सही आंसर जाएगा। कुंभ करोति इति कुंभकार इत्यर्थ समास कहा, उपपद समास, गति समास, मयूर व्यंग समास या मध्यम लोपी समास। तो कुंभ करोति इति में कौन सा समास है, तो कुंभ करोति में हमेशा जाता है फ्रेंड्स उपपद समास, कुंभ करोति में उपपद समास जाएगा। मुख कमलम इत्यर्थ समास कहा, मुख कमलम में कौन सा समास है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ विशेषण और विशेष की बात होगी वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग रहेगा और अव्यय वाला रहेगा वहाँ अव्ययभाव समास, और दूसरा क्या रहेगा, जैसे नदी का नाम, नदी के नाम के पहले संख्यावाची रहेगा वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान पाया जाता है। द्विगु समास में क्या, पहला पद संख्यावाची, उसके बाद समूह का बोध कराएगा, वहाँ द्विगु समास रहता है। तो 11 का ए करेक्ट आंसर जाएगा मुख कमलम, यानी कर्मधारय समास। प्रतिदिनम इति समास पदस्य विग्रहम अस्ति, प्रतिदिनम में कौन सा समास है, दिनम दिनम प्रति, प्रति प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, तो प्रतिदिनम का विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, दिनम दिनम प्रति, ये वाला एकदम सही उत्तर जाएगा आपका। राम लक्ष्मणौ इति पदे समास अस्ति, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो मैंने बताया राम और लक्ष्मण, इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जाएगा सखी, इसमें दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास जाएगा। और द्विगु में क्या जाएगा, पहला पद संख्यावाचक, जैसे नवरात्रि, तो वहाँ पर द्विगु समास जाएगा। से कुछ आपको डाउट वाले में बता दूं, जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो आपको कौन सा लगाना उनमें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे पीताम्बरम इस टाइप का आता है, तो यहाँ पर आपको कर्मधारय समास लगाना, और पीताम्बरः ये बिंदी वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास लगाना फ्रेंड्स। जैसे चतुर्मुखम, तो यहाँ पर आपको चार मुख वाली द्विगु समास लगाना, लेकिन चतुर्मुखा बिंदी वाला आ जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाना। चतुर्भुजम, तो चतुर्भुजम इस टाइप का आएगा तो आपको द्विगु समास लगाना, चतुर्भुजा आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते फ्रेंड्स। चंद्रमुखम में कर्मधारय समास आएगा, चंद्रमुखी इस टाइप का आएगा तो आपको बहुब्रीहि समास लगाना। निर्धनम में अव्ययभाव समास, निर्धनः अगर आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना आपको। वीर पुरुषः, तो इस टाइप के में आपको कर्मधारय समास लगाना, और वीर पुरुष कहा तो बहुब्रीहि समास लगाना। उसके आगे नवरात्रम अगर आएगा तो नवरात्रम में समूह का बोध कराया तो द्विगु समास लगाना, और नवरात्रि अगर आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स, इनको आप जरूर इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए, ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, चक्रपाणी इति समास पदस्य विग्रहम अस्ति, चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रयस, चक्रपाणीयस, चक्रपाणयसा, तो चक्रपाणौ ये सप्तमी भक्ति का लग जाएगी फ्रेंड्स, चक्रपाणौ यशसा, चक्रपाणी का यह समास विग्रह जाएगा चक्रपाणौ यशसा। चतुर्मुखा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था चतुर्मुखा इति पदे समास अस्ति, चतुर्मुखा में कौन सा समास जाएगा, तो देखिए चतुर्मुखम अगर होता तो क्या जाता अपना, चतुर्मुखम में मैंने आपको बताया था
द्विगु समास जाता है। लेकिन अगर चतुर्मुखा है तो बहुब्रीहि समास जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने का बिल्कुल भी वो नहीं है, मैंने इसके पहले आपको बता दिया है, नहीं तो आप द्विगु लगाते बिल्कुल 100%। सत्संगी इत्यत्र कहा समास अस्ति, सत्संगी में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो 16 में सत्संगी में षष्ठी तत्पुरुष जाएगा फ्रेंड्स। विद्वान जन इत्यत्र कहा समास अस्त्री, विद्वान जन में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारा या द्वंद्व। तो 17 का देखिए, जहाँ पर विद्वान जन मतलब विशिष्ट की बात हो रही है, तो जहाँ पर विशिष्ट की किसी विशेष की बात होगी तो कर्मधारा समास जाएगा। उपमान उपेय विशेषण विशेष की बात होगी वहाँ पर कर्मधारा जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान पाए जाएंगे, जहाँ पर दोनों पद प्रधान पाए जाएंगे वहाँ पर क्या जाएगा? अपना द्वंद्व समास जाएगा। वहाँ पर द्वंद्व समास जाता है। और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान पाया जाता है वहाँ बहुब्रीहि जाता है। साण कुलाखंड का समास, साण कुलाखंड में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। 18 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, यानी कि तृतीय तत्पुरुष। इसमें साण कालखंड में तृतीय तत्पुरुष समास एकदम सही आंसर है। द्वियमनम, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पर क्या आएगा? संख्या, संख्या के बाद संज्ञा आएगी, संज्ञा आएगी। तो संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु नदी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संख्या के बाद संज्ञा, द्वियमनम। वेलकम टू एग्जाम तक सभी पता फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ पैडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैथ पैडागोजी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो एक बार आपको पूरा वीडियो ईमानदारी से लास्ट तक वॉच करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो वॉच कर लिए तो आपके 15 में 15 बाटे पक्के हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन पाने के लिए एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए, सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज अपन पढ़ेंगे आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या है मैं आपको वो बताने जाऊँगा, तो आपको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए और मित्रों को शेयर करने के बाद बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। पहले नंबर की विधि फ्रेंड्स आगमन विधि। आगमन विधि क्या कहलाती? इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों का अध्ययन करवाता फ्रेंड्स। आगमन विधि सबसे अच्छी विधि कहला जाती फ्रेंड्स। अब आपको अगर ये याद नहीं होता तो आपको याद कर लेना है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इससे प्रमाण की ओर ले जाया जाता है, ये आगमन विधि कहलाती फ्रेंड्स। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जिसका उपयोग किया जाता ये आगमन विधि कहलाती है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि कहलाती फ्रेंड्स। अब आपको अगर ऐसे भूल जाता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर आवेश, आवेश, अगर आपने आवेश याद कर लिया तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर ये आगमन विधि जाती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगमन विधि जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, चरण में इसके हैं। आगमन विधि में सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि में सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, फिर उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के आधार पर निरीक्षण करेंगे, फिर एक नियम बनाया जाएगा, उसी को सामान्यीकरण कहते फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है फ्रेंड्स आगमन विधि का गुण। आगमन विधि का गुण में पूछा जाएगा यह कौन सी विधि है, तो यह एक वैज्ञानिक विधि है।
जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है, तो ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि कहलाती है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला फ्रेंड्स क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों को मूर्त उदाहरण से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इसमें बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। यह आगमन विधि कहलाती है फ्रेंड्स। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। यह आगमन विधि कहलाती। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है फ्रेंड्स। ये आगमन विधि कहला जाती है फ्रेंड्स। इसके दोष कहलाते फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट दोष में आएगा कि इसमें समय अधिक लगता फ्रेंड्स। आगमन विधि के दोष में समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। एक तरह से अपूर्ण विधि मानी गई है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत पड़ती फ्रेंड्स। दूसरी विधि आती फ्रेंड निगमन विधि। निगमन विधि, इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। यह निगमन विधि कहला जाएगी फ्रेंड्स। अब निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है फ्रेंड्स। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। और आप इसको निगमन को कैसे याद कर सकते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, निनिया और निसा भी आप ट्रिक बना सकते हैं। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर रहती है फ्रेंड्स। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्या आता है फ्रेंड्स, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ये विधि चलती है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ये चलती है फ्रेंड्स। ये ठीक आगमन विधि के विपरीत विधि होती फ्रेंड्स। ये निगमन विधि कहलाती है। इसका गुण क्या रहता फ्रेंड्स, इसका गुण रहता है यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में यह विधि सहायक होती है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि यह कहलाती फ्रेंड्स। कैसी, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि कहलाती। बालक तेजी से इसमें सीखता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सिखाया जाता है, इसलिए बालक तेजी से इसमें सीखता है फ्रेंड्स। इसका दोष क्या है फ्रेंड्स, यह विधि रटने पर जोर देती है। यह विधि कैसी है फ्रेंड्स, यह रटने पर जोर देती फ्रेंड्स। यह आगमन विधि नहीं, निगमन विधि कहलाती है। इसके बाद आता फ्रेंड विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या है, किसी विधान या व्यवस्थाक्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की, किसी विधान या व्यवस्थाक्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती फ्रेंड्स। यह कहाँ से, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाता है। इसका प्रयोग रेखागणित, प्रमेय आदि में किया जाता है फ्रेंड। विश्लेषण विधि, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित, प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में होता फ्रेंड। एग्जाम्पल आएगा पाइथागोरस का प्रयोग, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। ये सारी फ्रेंड्स रेखागणित को प्रयोग करने वाली विधि कहलाती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि फ्रेंड्स, जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनके अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यह स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर जोर देती फ्रेंड्स। इस विधि में अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि में सीखा गया ज्ञान स्थायी पाया जाता फ्रेंड्स। इसका दोष क्या है फ्रेंड्स, अधिक समय लेने वाली विधि है, कुशल अध्यापन की जरूरत होती फ्रेंड्स। ये इसमें दोष। इसके बाद आता फ्रेंड्स संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। संश्लेषण का अर्थ अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। से हिंदी पढ़ाने के पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। यह संश्लेषण विधि कहलाती है फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आते हैं संश्लेषण विधि के गुण। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, यह संश्लेषण में आएगा। यह सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती फ्रेंड्स।
इस विधि में समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है। स्मरण शक्ति के विकास में यह सहयोग करती है। ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग में किया जाता फ्रेंड्स। ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि में किया जाता फ्रेंड्स। यह विधि उल्टी है, ठीक निगमन विधि के रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास में मौका उपलब्ध नहीं होता फ्रेंड्स। इसके बाद आती फ्रेंड प्रयोगशाला विधि। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। यह विधि प्रयोगशाला विधि कहला जाएगी फ्रेंड। से पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, यह प्रयोगशाला विधि कहला जाएगी फ्रेंड। इसके गुण क्या है फ्रेंड्स? यह एक रुचिकर विधि है, स्थायी अधिगम का स्रोत करती है, तर्क क्षमता और निगमन क्षमता का इसमें विकास होता है फ्रेंड्स। यह खर्चीली विधि फ्रेंड्स कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती है, छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती फ्रेंड्स। अगली है फ्रेंड्स समस्या समाधान विधि। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी समस्या विधि तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों को हल करना या निकालना संभव होता है। इस प्रकार की विधि को समस्या समाधान विधि कहते। अगली है फ्रेंड प्रयोजन विधि। इस विधि में किसी भी समस्या समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी में प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। ये प्रयोजन विधि कहलाती है फ्रेंड्स। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं फ्रेंड्स। यह समस्या विधि कहलाती है। इसके बाद आती फ्रेंड्स व्याख्यान विधि। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। इस प्रकार की विधि व्याख्यान विधि कहलाती फ्रेंड्स। इसके बाद आती फ्रेंड विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। इसको विचार विमर्श विधि कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आते फ्रेंड अनुसंधान विधि। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि कहलाती फ्रेंड्स। आई होप आपने 10 विधि देखी हैं, तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेलकम टू एग्जाम तक। सभी पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के उपसर्ग और अव्यय का टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, तो सबसे पहले सभी के अलग अलग वीडियो बने हैं। संधि पर अलग है, समास पे अलग है, उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ये सारे देखिए फ्रेंड्स। अव्यय और उपसर्ग से जो भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को वीडियो देखने के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप बताइएगा आपके 30 में से कितने मार्क्स प्राप्त हो पा रहे। उपसर्ग नास्ति मतलब निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते फ्रेंड्स। 22 उपसर्ग में से कौन सा नहीं है? परा, परि, प्रा, ये उपसर्ग होते हैं। पर कोई उपसर्ग नहीं होता। जिन लोगों ने आंसर दिया फर्स्ट का डी, एकदम सही आंसर उन लोगों का, फर्स्ट का डी। परा उपसर्ग नहीं होता फ्रेंड्स। उपसर्ग अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप लोगों के सामने। इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है फ्रेंड्स? सम, अब, सम। तो 2 का फ्रेंड्स देखिए, सम में क्या जिसमें डैश लगा होता है वो वाला उपसर्ग माना जाता है फ्रेंड्स। तो सम ये डैश वाला माना जाएगा, बाकी उपसर्ग नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आप लोगों के सामने। प्रथम उपसर्ग मान्यते, मतलब प्रथम किस उपसर्ग को मान्यता दी गई है? तो जैसे कि 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आनी, अभि, अपि, उत, अभि, उत, आनी। इस प्रकार के 22 उपसर्ग होते हैं। तो प्रथम किस उपसर्ग को मान्यता दी गई है? तो प्रथम मान्यता
प्रा को दी गई है। जिन लोगों ने प्रा आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। चलते नेक्स्ट पर। उपसर्ग रहित पदम है, मतलब उसमें कौन सा उपसर्ग रहित पद है? जिज्ञासा, परीक्षा, पर्यटनम, संसर्ग। तो उपसर्ग किसमें है फ्रेंड्स? जिज्ञासा में उपसर्ग है। ये 4 का एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिज्ञासा उपसर्ग रहित है फ्रेंड्स। उपसर्ग नैव वर्तते, मतलब उसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है फ्रेंड्स, आपको बताना है। अधि, अनु, अपि, अभी। अब होता फ्रेंड उपसर्ग, अभी नहीं होता है। अभी उपसर्ग नहीं होता है, अ उपसर्ग होता है। ये उपसर्ग होता है, अभी उपसर्ग नहीं होता। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। प्रा उपसर्ग पूर्वक हा धातु के घई प्रत्यय के योग से क्या बनता है? तो प्रा, देखिए भोजन को क्या कहा जाता है? आहार। भोजन को आहार कहा जाता है। आघात को प्रहार कहा जाता है, प्रहार। तो प्रा धातु के हई प्रत्यय से आघात बनता है। जिनने डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स उन लोगों का। देखिए आगे मैंने समझाया भी है। प्रा उपसर्ग हा धातु घई प्रत्यय से क्या? भोजन को आहार कहते हैं, भ्रमण को विहार कहते हैं, नाश को संहार कहते हैं और आघात को प्रहार कहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अव्यय शब्दसम भवति, अव्यय किस में होता फ्रेंड्स? लिंग में, वचन में, विभक्ति में, सर्वेषु, सभी में। तो अव्यय किस में होता है? तो अव्यय सभी में होता फ्रेंड्स। अव्यय सभी में पाया जाता है। अव्यय इत्यस्त अपर नाम किम, अव्यय का दूसरा क्या नाम है फ्रेंड्स? विकारी पद, अविकारी पद, क्रियापद या विशेषण पद। तो अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी पद। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी पद कहलाता फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों के सामने। विदधीत न क्रियाम, तो विदधीत न क्रियाम कौन सा फ्रेंड्स? विहासा, अंतरा, साकम, सहसा। तो सहसा एकदम सही आंसर जाएगा। निश्चय, निश्चयर्थम अव्यय अस्ति, निश्चयर्थम किस अव्यय में आता है? अधुना, संप्रति, खलु, अधि। तो 10 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा सी, खलु। निश्चयर्थम में खलु अव्यय आता है फ्रेंड्स। जिनने 10 का सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। देखिए निश्चय अव्यय में आता है। अधुना का मतलब होता अब, संप्रति का इस समय, खलु का निश्चय, अधिका अंदर। ये निश्चय अव्यय शब्द होते हैं फ्रेंड्स। कालवाचक अव्यय कौन नहीं है फ्रेंड्स? कालवाचक कौन सा नहीं है? अद्य, आज, अध, स्व, है। तो कालवाचक कौन सा नहीं फ्रेंड्स? तो 11 का करेक्ट आंसर जाएगा अध। ये अध कालवाचक शब्द नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सारे कालवाचक हैं। देखिए यहाँ पर कालवाचक शब्द में अध का आज, अध का नीचे, स्व का आने वाला कल, है का बीता हुआ कल। हा इति अव्यय शर्त अस्ति, मतलब हा किस अव्यय का अर्थ है? वर्तमान दिवस, आगामी दिवस, अतीत दिवस या मध्य दिवस। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा ठीक सी, अतीत दिवस। हा का अतीत दिवस शब्द है फ्रेंड्स। हा इति अव्यय अर्थ है वर्तमान दिवस अद्य है, आगामी दिवस स्व है, अतीत दिवस है, मध्य दिवस। वृक्षास खगा बसंती, वृक्ष, वृक्ष में खगा कहाँ पर निवास करते हैं? अव्यय पद कौन सा होगा? अधि, ऊपर, बही, बाहर, अध, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर, चारों तरफ। तो 13 का चारों तरफ जाएगा फ्रेंड। देखिए इसके एग्जाम्पल, वृक्षा अधि अंदर, बही बाहर, अधा नीचे, ऊपर ही ऊपर। तो वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। वर्षा काले गृहात मा गच्छा, अव्यय पद चित्त पूर्ता, मतलब वर्षा काल में कहाँ पर वर्षा होती फ्रेंड्स? अंतः, बाहर, अधा, ऊपर। तो वर्षा काल में वर्षा कहाँ पर होती फ्रेंड्स? तो वर्षा हमेशा बाहर होती, वही। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, वर्षा काले गृहात मा गच्छ, अंतः अंदर, बही बाहर, अधा नीचे, ऊपर ही ऊपर। तो 14 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। ग्रामम वृक्षा संति, अव्यय चित्त पूर्ता, मतलब ग्राम में
कहाँ वृक्ष होते हैं? परितः, ऊपरी, अधः, अधि। तो ग्राम में वृक्ष चारों ओर होते हैं, परितः। 15 का ए एकदम सही आंसर जाएगा। ग्राम वृक्ष के चारों ओर होते हैं, ग्राम में वृक्ष चारों ओर होते हैं। ज्ञानम भारा क्रिया अव्यपद चित्वा पूरे त्रिस्थानी। 16 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, बिना। सिक्सटीन का करेक्ट आंसर जाएगा बी, यानी बिना, एकदम सही आंसर है। मया सह सीता विद्यालय गच्छति। मया मतलब विद्यालय जाती है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? मया सीता सह या विद्यालयम? तो 17 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, सह। सह त्वं च पुस्तकं पठता इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्यय सन्ति? 18 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ए, एकः। सह त्वं च पुस्तकं पठतः इत्यस्मिन् वाक्य में एकः एकदम सही आंसर जाएगा। स्थानवाचकम अव्यय अस्ति। स्थानवाचक में कौन सा अव्यय होता है? किए, कितना, कति, कितने, कुत्र, कहाँ, कदा, कब। तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, कुत्र एकदम सही आंसर है। कहाँ स्थानवाचक कुत्र होता है? कहाँ। स्थानवाचक अव्यय कौन सा है? देखिए, कियत होता है परिणामवाचक, संख्यावाचक होता है कति यानी कितने, स्थानवाचक होता है कुत्र यानी कहाँ, समयवाचक होता है कदा यानी कब। परिमाणवाचक अव्यय कौन सा फ्रेंड्स? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, परिमाणवाचक किसको कहा था? कियत को, यानी कहाँ को। तो कति, कदा, कियत, सर्वे। तो 20 का कियत, अभी मैंने बताया था कियत को परिमाणवाचक कहते हैं। तो यहाँ देखिए कियत है, आप ऐसे समझ सकते हैं कियत, इसको परिमाणवाचक कहा जाएगा फ्रेंड्स। प्रणाम अभिवादनम पूजा कस अव्यय अर्थ अस्ति। प्रणाम अभिवादन में पूजा का अव्यय कौन सा है फ्रेंड्स? खलु, स्वरितः, स्वाहा, नमः। तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। अहम आपणम गमिष्यामि रिक्त स्थान पूरयत। तो 22 का करेक्ट आंसर जाएगा अध, हाँ, अद्य, स्व, खलु। 22 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। उपसर्ग युक्त पद अस्ति। उपसर्ग युक्त पद कौन सा है? करोति, वीक्षा, हसति, अस्ति। तो 23 का वीक्षा है, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। उपसर्ग युक्त पद है वीक्षा। उपसर्ग प्रायोगेण धातव्य अर्थ भवति। परिवर्तनम, टिप्पणीकरणम, अधाकरणम या परिवर्तनम। 24 का करेक्ट आंसर जाएगा परिवर्तनम, उपसर्ग प्रयोग में किया जाता फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। आंग उपसर्ग पूर्वस्य दिशा धातु निष्पंस आदिशति पदस्य अर्थ अस्ति। उपदेश ददाति, आज्ञा ददाति, संदेश ददाति, अनुज्ञा ददाति। तो 25 का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आज्ञा ददाति। आज्ञा ददाति में आंग उपसर्ग है, बाकी दिश धातु से बना है फ्रेंड्स। आनयति पदे उपसर्ग अस्ति। आनयति में कौन सा उपसर्ग रहेगा? आनयति में फ्रेंड्स यहाँ पर आंग आएगा। आंग, आंगनयति में आंग उपसर्ग रहेगा। तो 26 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, आंग। अध्यास्ते पदे उपसर्ग अस्ति। अध्यास्ते में अधि, अध, अध्य, अध्या। तो 27 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स बी, अध्यास्ते अध उपसर्ग अस्ति। संगति पदे उपसर्ग अस्ति। संगति में कौन सा पद मिलकर के उपसर्ग बनता है? सा, सम, सा, सम। तो संगति में फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाता है सम, उपसर्ग रहता है। प्रत्युत्तरम इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रत्युत्तरम में कौन से उपसर्ग है? प्रति, प्रा, प्रत। तो प्रतिधन उत्तरम बराबर होता है प्रत्युत्तरम। प्रतिधन उत्तरम बराबर होता है प्रत्युत्तरम। तो प्रति उपसर्ग रहेगा फ्रेंड्स। चारों ओर इत्यस अर्थे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। चारों ओर इत्यस में अर्थ में कौन सा उपसर्ग रहेगा फ्रेंड्स? तो परा, अनु, आंग, परी।
तो 30 का ऊपरी परी यानी चारों ओर होता फ्रेंड्स, परी एकदम सही आंसर जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 कितने स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं, आप इसको बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेलकम टू एग्जाम तक। सभी पता फ्रेंड्स अभी रीट का 26 को एग्ज़ाम है, तो उसी को लेकर के आज मैं आपके सामने संस्कृत के वर्णमाला के प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिए। मैंने सारे की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी। अगर आप CTET के पेपर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न रिपीटेड होते, तो उनकी प्लेलिस्ट देखिए और इसकी प्लेलिस्ट देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते फ्रेंड्स संस्कृत के प्रश्न। तो देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है, स्वर विधायकानी महेश्वर सूत्राणी संति, मतलब स्वर विधायकों में महेश्वर सूत्रों में स्वर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो महेश्वर सूत्र में स्वर 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, चत्वारी। महेश्वर सूत्र में स्वर 4 प्रकार के होते हैं। और टोटल क्या रहता है फ्रेंड्स, महेश्वर सूत्रों की संख्या टोटल 14 मानी गई है। तो जैसे 4 प्रकार के कैसे रहते हैं, आ ई उ ड़ा, री ली का, ए ओ इंगा और ए ओ चा। तो इस टाइप के स्वर विधायकाणी महेश्वर सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट का ए आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माहेश्वर सूत्र नासारण प्रथम अनुनासिक वर्ण अस्ति। माहेश्वर सूत्र में प्रथम वर्ण क्या होता है अनुनासिक का, तो इयमंगणनम। तो प्रथम वर्ण यह रहता फ्रेंड्स, इयमंगणनम ऐसे स्टार्टिंग होती है। तो माहेश्वर सूत्र में स्टार्टिंग होती है यहाँ से, लेकिन अगर वर्णमाला में स्टार्टिंग आएगा तो इंगा से जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब माहेश्वर सूत्र का पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे जाना फ्रेंड्स। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी रामबाण रहेंगे फ्रेंड्स ये। माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति का स्थान कहाँ से शुरू होता फ्रेंड्स। तो माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति का स्थान जो शुरू होता है शिव ढक्काम, शिव के डमरू से। माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति का स्थान होता है शिव के डमरू से। तो जिन लोगों ने शिव का डमरू दिया है एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन को 2 बार लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो माहेश्वर सूत्र में हा वर्ण को 2 बार लिखा जाता है। हा वर्ण को 2 बार लिखा जाता है और प्रयोग किया जाता है हा वर्ण का फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, मात्रा धारणिकस्य स्वर कतिभेदा। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, त्रिधा, मतलब हिस्स स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार कितना होता है, 3 होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। तालवादिषु संभागेषु ऊर्ध्वा निष्पन्नौ कीदृशा संज्ञा भवति। अगर देखिए ऊर्ध्वा भागे आएगा तो ऊर्ध्वा भागे में उदात्त जाएगा, ऊर्ध्वा भागे आएगा तो उदात्त जाएगा फ्रेंड्स, और पर भागे आएगा तो अनुदात्त जाएगा। तो ऊर्ध्वा भागे है तो उदात्त उत्तर जाएगा फ्रेंड्स। वकारस उच्चारण स्थान विद्यते। वकारस कहाँ पर उच्चारण स्थान होता फ्रेंड्स। तो का वर्ण रहते हैं कंठ तालु, ए और आय का उपयोग किया जाता है कंठ तालु में, ओ और आओ का उपयोग किया जाता है, ओ और आओ का उपयोग किया जाता है कंठोष्टम में, ऊ का ओष्ठ में किया जाता है, वकारस वा वजन का दंतोष्ठ में किया जाता है फ्रेंड्स। वकारस दंतोष्टम अस्ति। तो 7 का वी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, वकारस दंतोष्टम अस्ति। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको जबरदस्त मिल रहे हैं। एक बार आपको देखने के बाद आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूर्धा स्थानीय वर्ण वर्तते। मूर्धा वर्ण कहाँ से स्टार्टिंग होती फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि अका सवर्ण दीर्घा, अका सवर्ण दीर्घा, और ये कंठ से बोला जाता है फ्रेंड्स, कंठ से बोला जाता है। और उपमध्यनी ओष्ठौ, ये ओष्ठ से बोला जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो 8 का जिन्हें ए आंसर दिया एकदम सही आंसर इन लोगों का। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 3, 6, 5, 7। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है।
कई बार इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स, तो इनको आप जरूर कीजिएगा। महाभाष्यकार कहाँ अस्ति? महाभाष्यकार किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भट्टो दीक्षित। तो महाभाष्यकार कहा जाता है फ्रेंड्स पतंजलि को। महाभाष्यकार पतंजलि को कहा जाता है। जिनने 10 का बी आंसर दिया, एकदम सही आंसर हम लोगों का। ऊष्मवर्ण, ऊष्मवर्ण को फ्रेंड्स सल भी कहा जाता है। संस्कृत में ऊष्मवर्ण को सल कहा जाता है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने, अगर आपको प्रत्याहार आ रहे होंगे, अयुड़ा, रिलिका, एवंगा, योचा, हैव्रट, लण, ये मंगलनम, झपय, खपछट, तब, कपाय, ससरा, हल। तो इस टाइप से उस वर्णों के योग से स स स हा ये आता है। ये वर्ण स्थान एकदम क्रम से पाया जाता है फ्रेंड्स। जिनने 11 का ए आंसर दिया है, एकदम सही आंसर उन लोगों का। मूल स्वर कितने प्रकार के होते फ्रेंड्स? 5, एकादश, सप्त, चत्वारिश। तो मूल स्वर क्या है? संस्कृत में मूल स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, री, ली, उ। आ, ई, उ, री, ली। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते फ्रेंड्स। आ, ई, उ, री, ली। तो मूल स्वर कितने? 5 होते हैं। इन्हीं को आप फ्रेंड लघु कहते हैं, इन्हीं को दीर्घ कहते हैं, इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं फ्रेंड्स? 7, सपाद, सप्त, 10, अष्ट। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 8 आंसर दिए, एकदम सही आंसर है। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्न किम? स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता फ्रेंड्स? स्फुटतम, ईशत स्फुटतम, विवृतम, समृतम। तो स्वरों का रहता है फ्रेंड्स विवृतम। ये विवृतम, ये स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न रहता है विवृतम। ये स्फुटतम रहता है का से मातक, का से मातक रहता है स्फुटतम का। ईशत स्फुट, ईशत स्फुट में रहता है सारे वर्ण आ जाते हैं। विवृत में रहता है सारे स्वर। अंतस्थ व्यंजन वर्तते। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती फ्रेंड्स? 2, 5, 4, 3। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने? या, रा, ला और वा। तो कितने हुए फ्रेंड्स? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स 4। आप इनको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। ये आपके लिए, आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं आप इनको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। आ, आय, आओ, अति वर्णानाम संज्ञा, मतलब इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो जिसमें फ्रेंड डबल मात्राएं होती हैं, वृद्धि राधेशई, वृद्धि संज्ञा पाई जाती है। जिसमें सिंगल मात्राएं रहती हैं, गुण संज्ञा पाई जाती है। आधे गुण अस्ति और वृद्धि राधेशई अस्ति। भाषा या निम्नतम इकाई उच्चते। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। इसी को ध्वनि भी कहते हैं और इसी को स्वनिम कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। चिन्ह रहित स्वर भवति। चिन्ह रहित स्वर कौन से होते हैं? अनुदात, तालु, उदात, स्वर सहित। तो चिन्ह रहित तालु भवति, उदात्त को कहा जाता है चिन्ह रहित तालु भवति फ्रेंड्स। पकारात प्राक अर्धविसर्जनीय सदृशा कहा। पकारात प्राक अर्धविसर्जनीय किस में आएगा फ्रेंड्स? तो पकारात आएगा तो फ्रेंड्स में उपबंधनीय जाएगा। पकारात है तो उपबंधनीय आ जाएगा, और यहाँ पर पकारात नहीं होता तो जिह्वा मूल्य जाता। अब आपके सामने प्रश्न आएगा पकारात किसको कहा जाता है? तो जैसे का के सामने इस टाइप का रहेगा तो इनको पकारात कहा जाएगा। और अगर का के बाद रहेगा, का के बाद ये इस टाइप का रहेगा तो इसको जिह्वा मूली कहा जाता है फ्रेंड्स। माहेश्वर सूत्र हकार दिवकार कहा। माहेश्वर सूत्र में हकार दिवकार क्या होता है? तो माहेश्वर सूत्र में हकार को उच्चारित किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, उच्चारण अस्थायी कहलाता है। वर्णों उच्चारण काले भवति। वर्णों का उच्चारण काल किसमें होता है फ्रेंड्स? तो यति, मात्रा, गण, छंद। तो वर्णों का काल में किसमें होता है? मात्रा में होता है। जैसे ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुप्त मात्रा, इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता फ्रेंड्स।
काद्योम अवसानाम उच्यते अंतस्तत् अल्पप्राण महाप्राण स्पर्शतः। तो काद्योम अवसानाम स्पर्श व्यंजनम अस्ति रहती है फ्रेंड्स। काद्योम अवसानाम स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते फ्रेंड्स, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण उनको कहा जाता है, अल्पप्राण 1, 3, 5 और स स स हा, अल्पप्राण इन्हीं को कहा जाता है। महाप्राण में आते हैं स स स हा और 2 और 4 वाले वर्ण रहते हैं, और स स स हा महाप्राण में आते हैं फ्रेंड्स। मुनि इत्यस्त इकारास्थित विसर्ग उच्चारण स्थान मस्ती। मुनि में किसका उच्चारण स्थान आएगा? कंठ, मूर्धा, तालु, नासिका। तो मुनि में फ्रेंड्स, मुनि में आएगा, मुनि ई का एकारांत आ रहा है तो तालु आएगा फ्रेंड्स। मुनि में तालु का उच्चारण स्थान आएगा, तालु एकदम सही आंसर है। पाणिनि शिक्षायाम वर्णाम संख्या वर्तते। पाणिनि ने शिक्षक वर्णों की संख्या कितनी बताई है? तो पाणिनि में वर्णों की संख्या 63 और 64 बताई है। अगर पाणिनि में स्वर पूछे जाएंगे तो 21 से 22 पाणिनि ने स्वरों की संख्या बताई है। यानी कि पाणिनि ने स्वरों की संख्या 21 से 22 बताई है और व्यंजन की संख्या 63 से 64 बताई फ्रेंड्स। पाणिनि शिक्षानुसार दीर्घ स्वर नास्ति। पाणिनि ने क्या बोला है कि किनका दीर्घ स्वर नहीं होता है? तो आपके सामने है ई, री, आ। तो देखिए, आ का बड़ा आ रहता है, री का री रहता है, ई का बड़ी रहता है, ली का कोई भी नहीं रहता, तो ली एकदम सही आंसर जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स अपने 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं, चाहे रीट हो, एमपीटेट हो, सीटेट हो, इनकी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और आपके लिए 25 में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और आपको ज़रा भी अच्छा है लग रहा है प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।